नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज की इस क्लास में संस्कृत साहित्य से कालिदास जी को लेकर के आई हूँ। कालिदास जी को लाने से मतलब मेरा है कि उनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस भी तरीके से पूछे आते हैं, उन सभी क्वेश्चन का संकलन मैंने यहाँ पर किया हुआ है और उन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस आपको इस पूरे वीडियो में मिलने वाले हैं। जैसे कि लघुत्रयी में कौन सी रचना आती है, उनकी बृहत्त्रयी में कौन सी रचना आती है, कौन सा महाकाव्य है तो कौन सा नाटक है, तो इसमें से कौन सी रचना उनकी नहीं है। इस तरह के जो क्वेश्चंस उनके ऊपर पूछे जाते हैं वो सभी इस वीडियो में आपको मिलेंगे। कल के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, कल मैं नहीं दे पाई थी और आज मैंने कुछ छोटी सी कोशिश की है कि आपको वीडियो दे पाऊँ और आगे भी निरंतर कोशिश रहेगी कि एक दिन में 3 से 4 टॉपिक में कवर कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बातचीत के। पहला क्वेश्चन आज का है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? और कल भी ये क्वेश्चन हमारे सामने आया था, लेकिन हम फिर से इसको ले रहे हैं। तो महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके लिए एक उक्ति कही जाती है, उपमा कालिदासस्य। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा, जिन्होंने खास करके संस्कृत ली होगी हिंदी के साथ, तो उन्होंने जरूर इस उक्ति को पढ़ा होगा। उपमा कालिदासस्य कहा जाता है, यानी कि उपमा अलंकार के लिए ये प्रसिद्ध हैं कालिदास जी। तो इसके बाद प्रश्न आता है कि कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? काव्य कृति की यहाँ पर बात हो रही है, जबकि आप जानते हैं इन्होंने नाटक लिखे हुए हैं, ज़्यादातर नाटक लिखे हुए हैं। तो चलिए इनकी हम कुछ रचनाओं के बारे में, जो कि ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, उस पर पहले देख लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं। तो कालिदास की जो प्रथम काव्य कृति पूछी गई उसके लिए ऑप्शन है मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंश, नैषध। नैषध का मतलब यहाँ पर नैषधी चरितम से है, जो कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, नैषधी चरितम जो कि बार बार नाम आ रहा था, तो वही नैषध है ये। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मुझे दिखानी है कि कालिदास की जो प्रथम काव्य कृति है वो कौन सी है। तो चलिए इसके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो देखिए, कुमार संभवम जो है वो उनके महाकाव्यों के नाम है इस प्रकार से कि रघुवंश है, रघुवंश इनकी रचना है। खंड काव्य में मेघदूत आ जाता है और ऋतुसंहार आ जाता है। तो आपने इसके पहले जो ऑप्शन देखे हैं उसमें नैषध बचता है। तो ये रचनाएं फिलहाल इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते चलते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रघुवंश में संपूर्ण रघुवंश के राजाओं की गाथाएं हैं। रघुवंश आप जानते ही हैं, यानी कि रामचंद्र जी का जो वंश था, वंशावली है, उसमें जितने भी राजा रहे हैं उनकी राजाओं की गाथाएं हैं इस रघुवंश नामक महाकाव्य में। कुमार संभव में शिव पार्वती की प्रेम कथा है और कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। और रघुवंश में कालिदास ने रघुकुल के राजाओं का वर्णन किया है। ये छोटे सा टॉपिक मतलब यहाँ पर मैंने ले लिया है जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और मेघदूत जो है इनका एक गीत काव्य है, मतलब खंड काव्य के रूप में ये आते हैं। तो मेघदूत जो है वो एक गीत काव्य है जिसमें यक्ष द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना और उसे दूत बनाकर अपनी प्रिय के पास भेजने का वर्णन है। मेघदूत के भी 2 भाग हैं, एक पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसे ही दूत वाक्य, दूत काव्य के नाम से जाना जाता है। इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली रचना इनकी है ऋतुसंहारम। ऋतुसंहारम यानी कि जो कि जिसमें सभी ऋतुओं के प्रकृति के विभिन्न रूपों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपकी जानने लायक थी, जो कि हमने ले ली हैं। अब हम चलते हैं अपने उसी प्रश्न पर, यानी कि जो रचना इसमें पूछी गई थी कि कौन सी रचना कालिदास की प्रथम काव्य कृति है, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है बी, ऋतुसंहार। पहले इन्होंने ऋतुसंहार लिखा है, बाद में ये महाकाव्य लिखे गए हैं। तो ऋतुसंहार इनकी पहली काव्य कृति है, प्रथम काव्य कृति के रूप में आती है। इसके बाद जो नैषध यहाँ पर दिख रहा है, ये इनकी रचना ही नहीं है, ये श्रीहर्ष की रचना है। अगला क्वेश्चन है, रघुवंशम में रघुवंशम के रचयिता कौन है? तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बात कर ही ली है, कालिदास, बाण, भवभूति, माघ, इनमें से कौन से होंगे? तो आपका उत्तर आ चुका होगा ए ऑप्शन, यानी कि कालिदास। और कालिदास की रचना रघुवंशम है किस प्रकार का काव्य है? एक खंड काव्य है कि मुक्तक काव्य है कि गीति काव्य है कि महाकाव्य है? तो ये क्या है? तो इसमें सही ऑप्शन है 4 का डी, यानी कि एक महाकाव्य है रघुवंशम में। रघुवंश के सभी राजाओं का वर्णन इसमें किया गया है और इसके बारे में अभी हम बात करेंगे अगले वाले प्रश्न में। देखिए दिया गया है कि रघुवंशम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, है ना? तो 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, कितने सर्ग हैं? तो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा हम डिटेल में यहाँ पर समझा देते हैं। आपको डिटेल में लेने से क्या होता है कि आपके दिमाग में वो चीज़ें बिल्कुल फीड हो जाती हैं। तो हम लेते हैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर, यानी कि रघुवंश महाकाव्य के जो सर्ग हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पर कुछ ले रखा है स्क्रीनशॉट में, तो आप उसको देख सकते हैं कि रघुवंश जो महाकाव्य है इसमें
कालिदास द्वारा एक तो रचित है, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए। दूसरी चीज़ ये कि इस महाकाव्य में 19 सर्ग हैं, है ना। जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था वो ये है कि 19 सर्ग हैं। और इसके बाद है कि रघु के कुल में, रघुवंश यानी कि रघु का वंश जो चला आगे उसे हम रघुवंश के नाम से जानते हैं। तो रघु के कुल में उत्पन्न 29 राजाओं का, 29 राजा हुए टोटल, जिनका कि इसमें वर्णन है का 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है। ये इसकी विशेषता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि रघुवंश में 19 सर्ग हैं और टोटल 29 यानी कि 29 राजाओं का वर्णन किया गया है और 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया। इसमें दिलीप आते हैं, रघु आते हैं, दशरथ हैं, राम हैं, कुश हैं और अतिथि का विशेष वर्णन किया गया है। और सभी लोग जो है समाज में आदर्श स्थापित करने वाले हैं। राम का इसमें विशद वर्णन किया गया है। राम भी रघुवंश से हैं संबंधित, तो उनका इसमें विशद वर्णन किया गया है। 19 में से 6 सर्ग उनसे ही संबंधित हैं। यानी कि 19 सर्गों में जो समस्त राजाओं का वर्णन किया गया उनमें से 6 सर्ग जो कि सिर्फ और सिर्फ राम पर आधारित हैं, राम का वर्णन किया गया है। और आदिकवि वाल्मीकि ने राम को नायक बनाकर अपनी रामायण रची, जिसका अनुसरण विश्व के कई कवियों और लेखकों ने अपनी अपनी भाषा में किया और राम की कथा को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। कालिदास ने यद्यपि राम की कथा रची, परंतु इस कथा में उन्होंने किसी एक पात्र को नायक के रूप में नहीं उभारा है। यानी कि कालिदास ने जो राम की कथा रची है, परंतु उन्होंने इसमें नायक के रूप में राम को नहीं उभारा है, जबकि वाल्मीकि की रामायण में राम ही नायक हैं। उन्होंने अपनी कृति रघुवंश में पूरे वंश की कथा रची है, जो दिलीप से आरंभ होती है और अग्निवर्ण पर समाप्त होती है। अग्निवर्ण के मरणोपरांत उसकी गर्भवती पत्नी के राज्याभिषेक के उपरांत इस महाकाव्य की इतिश्री होती है। तो ये रहा कुछ मुख्य तथ्य रघुवंश के बारे में, जिसे कि आपको जानना चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है। और हमारा अगला जो प्रश्न है वो है संस्कृत के, छठा प्रश्न है, संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है, ये पूछा गया है। उभयाम सारिका, रघुवंशम, मालती माधव, वेड़ी संहार छठा प्रश्न है ये। इसका उत्तर जो है वो आपका रघुवंश होगा, क्योंकि ये एक काव्य है। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है। ऋतु संहार, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, नैषधीय चरितम। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, यानी कि नैषधीय चरितम यहाँ पर ये रचना श्रीहर्ष की है और ये इनकी नहीं है, बाकी सभी रचनाएं कालिदास की हैं। अगला है, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऋतु संहार, कुमार संभव, बुद्ध चरित्र, रघुवंश। तो ऋतु संहार भी कालिदास की है, कुमार संभव भी है, रघुवंश भी, बुद्ध चरित्र इनकी नहीं है। ये अश्वघोष की रचना है, आपको ध्यान रखना है। अश्वघोष की संस्कृत में रचना है और बुद्ध चरित्र के नाम से हिंदी में रामचंद्र शुक्ल जी ने भी एक रचना लिखी है, रची है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और ये चीज़ें जब हम किसी एक प्रश्न के साथ दूसरे प्रश्न के संबंधित तथ्य को रिलेटेड यानी कि संबंधित करते हुए पढ़ते चलते हैं, तो हमारी तैयारी और बेहतर हो जाती है। और हमारा एक लक्ष्य है कि आपकी तैयारी और बेहतर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगला प्रश्न है, इसमें है, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, प्रतिमा नाटकम। देखिए हमने पहले ही बता दिया था शुरुआत में ही कि इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कालिदास के ऊपर पूछे जाने वाले प्रश्नों को ले रहे हैं। तो 20 से 21 प्रश्न हैं, जल्दी से हो जाएगा, बहुत कम समय में हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी करते रहें। और लगभग सारा निचोड़ है, पूरा सार संग्रह है, जितने प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। इन्हीं को आपको ध्यान रखना है, इन्हीं से आपकी मेरिट बनने वाली है। अगर संस्कृत साहित्य में कालिदास से कोई प्रश्न बनता है तो इनसे बाहर हमारे हिसाब से नहीं आना चाहिए। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है आपको बताना था। तो 9 का जो आंसर है वो है प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटकम इनकी रचना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, रघुवंशम। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, उत्तर रामचरितम इनकी रचना नहीं है। उत्तर रामचरितम रचना जो है वो किसकी है? तो वो है भवभूति की। भवभूति का भी नाम आपने सुना होगा, भवभूति की रचना है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, 10 कुमार चरितम, रघुवंशम। तो ये तीनों इनकी हैं। 10 कुमार चरितम यानी कि सी ऑप्शन वाले सही हैं। सी ऑप्शन 10 कुमार चरितम इनकी रचना नहीं है। अगला है, कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम,
मेघदूतम मालविकाग्निमित्रम किस रचना को दूत काव्य, शुरुआत में ही हमने बताया था जब हम मेघदूत की बात कर रहे थे तभी कि मेघदूतम जो है वो दूत काव्य के नाम से जाना जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। वैसे भी हिंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, दूत यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला है कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्च चेतना चेतनेसु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, मेघदूतम, रघुवंशम, इनमें से किस में से है? तो ये है मेघदूतम से। कामार्ता ही ये जो उक्ति है ये बहुत पूछी आती है पंक्ति, तो इसे ध्यान रखना है आपको कि ये मेघदूतम से ली गई है। अगला प्रश्न है मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताना है। थोड़ा सा ये फट रहा है अक्षर, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऑल्ट करूँगी। मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताना है। कालिदास, भवभूति, भास, भारवी, इनमें से कौन है? तो मालविकाग्निमित्रम जो नाटक है वो कालिदास का है, ए ऑप्शन सही है। दूसरा है निम्न में कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? उत्तर रामचरितम, मृक्षकटिकम, मालविकाग्निमित्रम, मुद्रा राक्षस, इनमें से कौन सा है जो कि कालिदास द्वारा लिखा गया है? तो ये है मालविकाग्निमित्रम, सी ऑप्शन। अगला है संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभव किसकी रचना है? भारवी की, कालिदास की, भवभूति की या भरत मुनि की? तो ये कुमार संभव जो है वो कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो कालिदास है। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि आप इसको एक ट्रिक से याद कर लें, एक सूत्र बनाकर याद कर लें तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये 18 नंबर का जो प्रश्न है इसमें पूछा गया कि बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता। ठीक है, तो देखिए किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, ये तीन जो है वो बृहत्त्रयी में आते, रघुवंशम नहीं आता है। ठीक है, तो किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, तो शिशु किरात नैषध आप चाहें तो इस तरह से इसकी ट्रिक बना सकते हैं। शिशु किरात नैषध, ये ट्रिक बना सकते हैं। मतलब शुरुआत के हमने कुछ शब्द ले लिए वहाँ से और तीनों को एक में मिला लिया, जिससे कि ये जो है एक मतलब ध्यान रहेगा कि शिशु किरात नैषध बृहत, यानी कि हमने ये बृहत्त्रयी जो है वो तैयार कर ली। बृहत्त्रयी में ये तीन महाकाव्य आएंगे, शिशु किरात नैषध बृहत। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ रघुवंश जो है वो नहीं आएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? तो लघुत्रयी की रचना बतानी है जो कि नहीं आती है, तो वो कौन सी है? वो है ऋतुसंहार। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ये तीन रचनाएं जो हैं वो लघुत्रयी में आती हैं, यानी कि लघुत्रयी यानी कि कालिदास की रचनाओं का ये तीनों ही रचनाएं कालिदास की हैं। और रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, तो इनको कैसे याद करेंगे? तो रघु ने कुमार को मेघ दूत बनाकर भेजा। ठीक है, रघु ने कुमार को मेघदूत बनाकर भेजा। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, रघु मेघ कुमार या रघु कुमार मेघ, तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा आसान तरीका फिलहाल यही मुझे लगता है कि रघु ने कुमार को मेघ बनाकर भेजा, ये लघुत्रयी में आती हैं। कालिदास हजारा की रचना किसने की? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कालिदास ने की। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? दुर्वासा को, परशुराम को, वशिष्ठ को या विश्वामित्र को? किसे कहा है? तो कालिदास ने दुर्वासा को सुलभ कोपो महर्षि कहा, यानी बहुत ही जल्दी उनको क्रोध आ जाता था, बहुत जल्दी वो कोप कर बैठते थे, बहुत ही सुलभता से, उनको जरा भी समय नहीं लगता था, तो इसलिए उनको सुलभ कोपो महर्षि कहा दुर्वासा को कालिदास ने। तो ये इतने सारे प्रश्न जो हमने लिए यहाँ पर 21, ये सब जो है आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देख रहे हैं कि सन लिखे हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं ये पूछे गए हुए हैं। तो आपके जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, आश्रम पद्धति या जो है इसमें क्या कहते हैं नेट में कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं प्रश्न। ये सारे प्रश्नों का एक जो संग्रह है ये फिलहाल मैंने एक बुक से लिया हुआ है, आपने भी कई सारी बुक्स ली होंगी मार्केट से, तो उसमें इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो जितना ज़्यादा समय आप उसको पढ़ने में लगाएं, उसके साथ साथ उनके मुख्य तथ्यों को भी लेकर चलें, तो आपको और अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिलहाल मैं यहीं पर वीडियो को ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली क्लास में, जिसमें हम अन्य कवियों को लेंगे, जैसे भवभूति हैं, भारवी हैं, माघ हैं, श्रीहर्ष हैं, इन सभी के ऊपर प्रश्न लेंगे। फिलहाल अभी कालिदास पर ही समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ संध्या।